नमस्कार विद्यार्थियों, सनराइज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि पसंद आए तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, और कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डालें। चलिए हम आपको नरेशन वाला जो टॉपिक है इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत हम समझा रहे थे पिछले वीडियो में कि प्रोनाउन परिवर्तन के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और जो थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं आरएस वाले वाक्य के, वो किस हिसाब से परिवर्तित किए जाते हैं। कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उसे आरवी के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है उसे आरवी के कर्म के नंबर, पर्सन एवं जेंडर के अनुसार परिवर्तन करते हैं। और यदि जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है उसे परिवर्तन नहीं करते हैं। बात आती है कि किसी वाक्य में जब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है और आरएस वाले वाक्य में सेकंड पर्सन प्रोनाउन दे रखा होता है, तो उसे किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। तो इसका नियम क्या होता है कि जब आरवी वाले वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है और आरएस वाले वाक्य में सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ होता है, तो उसे हम क्या करते हैं कि आरवी वाले वाक्य में चाहे तो थर्ड पर्सन का या फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जो कि मी या ही का हिम, सी का हर, ये मान करके उसको परिवर्तन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, मोहन सैड सेज, कॉमा बंद कॉमा चालू, यू हैव ब्रोकन माई चेयर। इस प्रकार से इसके अंतर्गत क्या है कि आरवी वाला वाक्य दे रखा है, इस आरवी वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। जबकि मैंने क्या नियम बताया था कि यदि आरएस वाले वाक्य का जो प्रोनाउन होता है वो सेकंड पर्सन में दे रखा होता है, सेकंड पर्सन का आ गया। अब आरवी वाले वाक्य में जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो उसे किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, मोहन का मोहन आ गया, सेज की जगह क्या हो जाएगा, टाइल्स में बदलेंगे। यदि जब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो उसको सेज का सेज ही रह जाता है। परंतु यहाँ पर कंडीशन ऐसी प्रकट हो रही है कि जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा हमें। जब ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा तो ये क्या है, सेज का टाइल्स में बदल जाएगा। तो टाइल्स, और जब उसको मान करके लिखेंगे उसको हम क्या कर देंगे, कोष्टक में लिख देंगे मी, इस प्रकार से। फिर उसके बाद में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाया। यू सेकंड पर्सन का दे रखा है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी, तो मी का हमें क्या चाहिए, ये कर्ता का काम कर रहा है, अर्थात सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है, तो मी से भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का काम करेंगे, तो मी का सब्जेक्ट आई हो जाता है। इधर देखिए हैव दे रखा है, तो हैव का इधर प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है आरवी वाला वाक्य, तो आरएस के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा, हैव ही आ जाएगा इसके साथ। ब्रोकन का ब्रोकन, माई दे रखा है, माई फर्स्ट पर्सन का सेकंड फॉर्म होती है, तो किसके अनुसार बदलता है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या दे रखा है, मोहन, पुरुष के लिए प्रोनाउन पुरुष के लिए होता है, तो ही प्रोनाउन आ जाएगा इसके लिए। दिमाग में ही ध्यान रखेंगे इसको। अब ये जब सेकंड फॉर्म है तो इस सेकंड फॉर्म को जब यहाँ से हटाएंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म ही आएगी। आएगी किसकी, जिसके अनुसार बदल रहा है, तो ही की
सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हिज हो जाएगी। और चेयर दे रखा है तो चेयर, फुल स्टॉप। इस प्रकार से इसको परिवर्तन कर देते हैं। चलिए इसकी टेबल देखते हैं, टेबल किस प्रकार से होती है। ऊपर डाल देंगे प्रोनाउन टेबल, प्रोनाउन टेबल। यहाँ पर इसमें लिखेंगे पर्सन, पर्सन, इसमें सब्जेक्टिव, इसमें पॉजेसिव, इसमें ऑब्जेक्टिव और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। इस प्रकार से लगाते हैं। चाहे तो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के हिसाब से लगाते हैं तो ये तो बोल दी जाती है फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं सेकंड फॉर्म, और ऑब्जेक्टिव होती है इसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई होता है, माई, माइन, मी, माई सेल्फ। इस प्रकार से अगला इसी का जो बहुवचन होता है वो होता है वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्वेज। बहुवचन होता है उसमें सेल्वेज लगता है, एक वचन होता है उसमें सेल्फ लगता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन समाप्त हो गए। अब आइए सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का अकेला यू होता है। यू एक वचन का और बहुवचन दोनों का ही होता है। यू आर, यूअर्स, यूअर्स इसकी पॉजेसिव फॉर्म होती है। इसमें बहुत से विद्यार्थी संबंधवाचक बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। अपॉस्ट्रोफी जैसे यूअर्स ओबीडेंटली, यूअर्स फेथफुल्ली, इस प्रकार से लगा देते हैं तो उसमें अपॉस्ट्रोफी लगा दिया जाता है। तो अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता है क्योंकि ये खुद ही पॉजेसिव फॉर्म होती है, संबंधवाचक फॉर्म होती है, तो इस वजह से इसमें अपॉस्ट्रोफी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है यू और यूअर सेल्फ। इस प्रकार से सेल्फ ये जब बहुवचन का भी होता है तो यूअर सेल्वेज भी लगाते हैं, यूअर एस सेल्वेज। अब आइए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन देखते हैं कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही आता है, हिज, हिजी होती है इसकी भी यही फॉर्म, हिम, और ये होती है हिमसेल्फ। ये पुरुष के लिए होता है, स्त्री के लिए सी होता है थर्ड पर्सन में। हर, हर्ष, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर ही होती है, और ये हर सेल्फ।
फिर उसके बाद में ये पुरुष के लिए, ये स्त्री के लिए इट होता है। निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। इट्स, इसकी ये भी फॉर्म इट्स ही होती है। इट ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है और ये इट सेल्फ होता है, इस प्रकार से। फिर उसका क्या है, इन तीनों का जो प्लूरल होता है वो होता है दे। दियर, दियर्स, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देम, और ये होता है देम सेल्वेज। इस प्रकार से होते हैं। बात आती है कि ये सेल्व या सेल्वेज किस हिसाब से लगता है, तो इसमें क्या दे रखा होता है कि जो फर्स्ट पर्सन के और सेकंड पर्सन के होते हैं, इनमें सेल्फ या सेल्वेज तो लगाया जाता है सेकंड फॉर्म में, अर्थात जो पॉजेसिव फॉर्म होती है उसमें सेल्फ या सेल्वेज लगाया जाता है फर्स्ट पर्सन के और सेकंड पर्सन के में। जैसे माई है तो माई सेल्फ हो गया, अवर है तो अवर सेल्वेज हो गया, यूआर है तो यूआर सेल्वेज या यूआर सेल्फ, इस प्रकार से लग गया। अब जब थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन आते हैं उनमें लगता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इनमें लगता है हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्वेज, इस प्रकार से। अब बात आती है कि एक तो ये और एक ये, एक ये और एक ये, इनके बारे में कैसे पहचान पड़ेगी कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इसका उल्लेख मैं पहले भी कर चुका हूँ पिछले टॉपिक के अंतर्गत, जिसमें क्या है कि जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो मेन वर्ब से पहले ही होता है। मेन वर्ब के पहले आ गया तो उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, और मेन वर्ब के बाद में आ जाता है सेंटेंस में कहीं भी आ जाए तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहेंगे। यही इसका तरीका है इसको समझने का कि ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है या ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। यहाँ पर देखने में कोई अंतर नहीं है, यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। एज द सेम काइंड इट का इट ही रहता है, ऑब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट भी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोनाउन परिवर्तन के बाद में अगला नंबर आता है टाइम ऑफ स्पेस चेंज, परंतु वो क्या है बाद में बताएंगे। इससे पहले हम क्या है देखते हैं कि आरवी वाला वाक्य रूल, आरवी वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो। कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में हो तो आरएस के टेंस में निम्नानुसार परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जब आरवी वाला वाक्य, इफ आरवी सेंटेंस कंसिस्ट इन प्रेजेंट और फ्यूचर वी डू नॉट मेक एनी चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, बट आरवी सेंटेंस कंसिस्ट इन पास्ट टेंस वी मेक चेंज अकॉर्डिंग टू द टेबल। कि जब आरवी वाला वाक्य प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जब आरवी वाला वाक्य पास्ट टेंस में दे रखा होता है तो आरएस के टेंस में परिवर्तन किया जाता है, जो कि सारणी के अनुसार। तो इसमें सहायक क्रिया परिवर्तन वाली जो सारणी होती है उसको मैं अभी बता देता हूँ आपके लिए कि किस प्रकार से परिवर्तन होता है। कि बहुत से विद्यार्थी इसमें क्या हो जाता है कि भ्रमित हो जाते हैं कि नरेशन के अंतर्गत भी
हेल्पिंग वर्ब परिवर्तन करनी होती है और पैसिव वॉइस के अंतर्गत भी परिवर्तन करनी होती है। तो पैसिव वॉइस वाली जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको तो नरेशन में चेंज कर देते हैं और नरेशन वाली को पैसिव वॉइस में कर देते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें गलती हो जाती है और वो सेंटेंस गलत माना जाता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब परिवर्तन या टेंस परिवर्तन इस प्रकार से टेबल बना लेंगे। एक ये खींचेंगे, इधर डायरेक्ट आ जाएगा और इधर इनडायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, डायरेक्ट वाले वाक्य में जो दिया हुआ होगा सहायक क्रिया और इनडायरेक्ट में उसको कैसे बदल करके लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम, तो आरवी वाला वाक्य जब पास्ट टेंस में दे रखा होता है तो आरएस के टेंस में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। वो किस हिसाब से होता है, सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो उसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस या डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है। तो प्रेजेंट वालों को हम क्या करते हैं, पास्ट में परिवर्तन कर देते हैं। तो पास्ट में परिवर्तन वाली बात आती है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी पास्ट सिंपल में और या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखी होती है। तो उसको क्या करते हैं हम, वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है इसके साथ में। अगला नंबर आता है हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से जाना जाता है। चाहे तो थर्ड फॉर्म बोल दीजिए या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोल दीजिए, बात बराबर रहती है। तो इसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। अगला नंबर आता है हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है इसमें। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये तो क्या हो गया, प्रेजेंट से तो हमने पास्ट में बदल दिया। अब बात आती है पास्ट वालों की। पास्ट वालों को क्या करते हैं, पहले को तो तीसरे में बदल देते हैं और दूसरे को चौथे में बदल देते हैं। भाई प्रेजेंट वाले को तो हमने क्या कर दिया, प्रेजेंट वाले तो पास्ट में बदल दिए। अब नंबर आ जाता है पास्ट वालों का। तो पास्ट वालों को क्या करते हैं कि पहले को तीसरे में बदल दो और दूसरे को चौथे में बदल दो। कैसे हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। अगला दे रखा है वॉज या वर दे रखी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखी हो तो उसको हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, अगला नंबर आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक होता है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये दोनों नो चेंज रहते हैं, नो चेंज। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखिए फ्यूचर वाला नंबर आता है। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर जो सेंटेंस होता है उसकी जो फॉर्म्स होती हैं वो
कुछ मॉडल के अंतर्गत भी होती हैं, जैसे शैल विल है, तो उनका भी पास्ट रूप हो जाता है। किस प्रकार से होती हैं? शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे तो इसको मॉडल्स के रूप में समझिए, चाहे इसको साधारण जो सहायक क्रिया होती हैं उनके हिसाब से लगाइए। तो शैल का शुड हो जाता है और विल का वुड हो जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही किया जाता है। आगे आती हैं कैन, मे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो कैन का कोड हो जाएगा और मे का माइट हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा इनके साथ भी। अन्य शेष मॉडल्स, अन्य शेष मॉडल्स एवं सहायक क्रिया परिवर्तित नहीं होती हैं। इस प्रकार से होता है कि शेष मॉडल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं कि वुड, शुड, कुड, माइट, यूज टू, वुड टू, नीड, डेयर, ये सभी, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये जैसी दे रखी होती हैं वैसी ही रहती हैं। ठीक है भाई, आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे इनके। ये टेंस संबंधी परिवर्तन उस समय किया जाता है जब आरबी वाला वाक्य पास्ट टेंस में दे रखा होता है। जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दे रखा होता है तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। राम said to me I brought you a pencil from market। इस प्रकार से हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम क्या मॉडिफाई करेंगे कि आरएस वाला वाक्य जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा और आरबी वाला वाक्य इन्वर्टेड कोमा के बाहर होगा। जब आरबी वाला वाक्य होता है तो उस आरबी वाले वाक्य के जो प्रोनाउन होते हैं या नाउन होती है उसको ज्यों की त्यों रखा जाता है, बशर्ते कि आरएस वाले वाक्य में जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आते हैं तो उनको ही चेंज किया जाता है, जो कि आरबी के सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो राम का राम आ गया, सैड दे रखा है, सैड टू के स्थान पर हम क्या करेंगे, टोल्ड लगा देंगे, मी का मी आ जाएगा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन का आ रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। सब्जेक्ट में क्या दे रखा है, राम पुरुष का नाम है, कर्ता का काम कर रहा है तो इस कर्ता को हटा देंगे, इसकी जगह पर कर्ता ही लिख देंगे। राम का क्या कर्ता होता है, ही। ब्रॉट दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म को किस में बदल देंगे, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रॉट की थर्ड फॉर्म ब्रॉट ही हो जाएगी। अब बात आती है अगला प्रोनाउन। देखिए अगला आ रहा है, ये सेकंड पर्सन का आ रहा है, यू। क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब के बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, अर्थात थर्ड फॉर्म जिसको बोल देते हैं हम, ठीक है। जब थर्ड फॉर्म दे रखी होती है तो इसको सेकंड पर्सन का है, किसके अनुसार बदल रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, और वो भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, बराबर हो गया,
कोई परेशानी नहीं है, तो मी का मी आ जाएगा इस जगह पर, और ए पेंसिल का ए पेंसिल फ्रॉम मार्केट, फुल स्टॉप। इस प्रकार से परिवर्तन कर देंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। सोनिया said to him, you have spoiled my game। क्या हो जाएगा? सोनिया का सोनिया आ जाएगा, सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगा देंगे, हिम का हिम आ जाएगा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा दिया। यू सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? इस कर्म के अनुसार, आरवी के। आरवी में कर्म क्या दे रखा है? हिम। अब हमें चाहिए ये काम क्या कर, किसको बदल रहे हैं हम? कर्ता को। जब इस कर्ता को यहाँ से हटाएंगे तो इस जगह पर कर्ता आएगा, आएगा किसका? हिम का। तो हिम का कर्ता बदल करके लिखना होगा हमें, क्यों? जिस चीज़ को बदल रहे हैं उसके स्थान पर वही फॉर्म आएगी। कर्ता को बदल रहे हैं तो कर्ता की जगह कर्ता आएगा, कर्म को बदल रहे हैं तो कर्म की जगह कर्म आएगा। अब ये यू सेकंड पर्सन का है, तो इसको जब यहाँ से हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इस ऑब्जेक्ट का हमें कर्ता चाहिए, क्या बन जाएगा? ही। हैव दे रखा है और इधर दे रखा है पास्ट टेंस, तो हैव का भी पास्ट क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पॉइल्ड। माई दे रखा है, फर्स्ट पर्सन की सेकंड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। जब इसको यहाँ से हम हटाएंगे तो इस जगह पर सेकंड फॉर्म ही आएगी। आएगी किसकी? फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है? सोनिया। सोनिया के लिए प्रोनाउन लगता है सी, तो सी की हमें कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड। क्या हो जाएगी सी की सेकंड फॉर्म? हर। गेम का गेम। ठीक है, इस प्रकार से इसको परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जब आरवी वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जब आरवी वाला वाक्य पास्ट टेंस में होता है तो आरएस के टेंस में परिवर्तन निश्चित रूप से किया जाता है। एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब आरवी वाला वाक्य पास्ट टेंस में दे रखा है परंतु आरएस के टेंस में फिर भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। रूल लिखिए, जब आरवी वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो परंतु आरएस वाले वाक्य में निम्न बातें दे रखी हों तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।
नहीं करते हैं। जब आरवी वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो परंतु आरएस वाले वाक्य में निम्न बातें दे रखी हों तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वो कौन कौन सी बातें होती हैं? नंबर पहला है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रूथ। सार्वभौमिक सत्य जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। ऐसी बातें जिनके बारे में सबको जानकारी हो, सर्वविदित हो, या सर्वविदित जो तथ्य होते हैं उनको सार्वभौमिक सत्य के अंतर्गत आकलन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आवर टीचर सेड टू अस द अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य के अंतर्गत आता है। सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य कि इसके बारे में सभी को पता है कि पृथ्वी गोल है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? जब इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आवर टीचर सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगा देंगे। अस, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट, और सीधा उतार देंगे उसको। द अर्थ इज राउंड, फुल स्टॉप। क्योंकि ऐसे जो वाक्य होते हैं इनमें क्या है कि समय के अनुसार टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। चाहे इसको प्रेजेंट में बोलेंगे तो भी यही बोलेंगे कि पृथ्वी गोल है। पास्ट जब भूतकाल में भी बोलते थे कि पृथ्वी गोल है, और आने वाला जो समय है भविष्यकाल उसमें भी इसको बोलेंगे पृथ्वी गोल है। ऐसा नहीं है कि अब तो पृथ्वी गोल बोल रहे हैं हम, आने वाले समय में हो सकता है ये क्या है, गोल की जगह चतुर्भुजाकार बन जाए। ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी जो बातें होती हैं इनमें टाइम के साथ, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस वजह से जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। माई मदर सेड टू मी द सन सेट्स in the west. My mother said to me the sun sets in the west. क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। My mother said to की जगह told लग जाएगा। me, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए that, ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं होगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट।
इसमें यदि कोई प्रोनाउन संबंधी बात आती है तो वो प्रोनाउन बदल जाता है, अदरवाइज टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। प्रोनाउन इसमें दे ही नहीं रखा है तो टेंस बदलता नहीं है, लिख जाएगा ज्यों कि त्यों। नेक्स्ट बात आती है कोई आदत संबंधी बात हो, क्या दे रखा हो, कोई आदत संबंधी बात हो, हैबिचुअल एक्शन। तो हैबिचुअल एक्शन के लिए भी क्या है कि आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। नंबर दूसरा डालेंगे हैबिचुअल एक्शन या हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी। आदत संबंधी जो बात होती हैं, जैसे गधा रेंकता है, कुत्ते अनजान व्यक्ति पर भौंकते हैं, तो ये क्या है, उनकी आदतें होती हैं। कोयल कूकती है, हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, मोहन सेड टू मी द डॉग barks at strangers। कुत्ते अनजान व्यक्तियों पर भौंकते हैं। क्या हो जाएगा, आदत संबंधी बात होती है कुत्ते की भौंकने की, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। मोहन सैड टू के स्थान पर टोल्ड, मी का मी आ जाएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट, द डॉग का द डॉग आ जाएगा। बाक्स एट स्ट्रेंजर्स, ये आदत संबंधी बात होते हैं। द गार्डनर said the cuckoo who's in the garden। कोयल बगीचे में कूकती है, तो ये क्या है, आदत संबंधी बात होती है। क्या हो जाएगा, द गार्डनर सैड के स्थान पर क्या हो जाएगा, टोल्ड होना चाहिए, परंतु जब इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो सैड का सैड ही आ जाएगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट दे रखा होता है तो उसको सैड को टोल्ड में बदल देते हैं। ये केवल ऐसा असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही किया जाता है। भाई सैड दे रखा है तो सैड को टोल्ड में नहीं बदला, ऐसा केवल असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही किया जाता है। अन्य सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव होता है, इम्पेरेटिव होता है, उनमें सैड के स्थान पर जो भी उसके अनुसार लगता है वो परिवर्तन किया जाता है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है तो सैड का सैड ही रह जाता है, और जब ऑब्जेक्ट लग जाता है तो सैड के स्थान पर टोल्ड लगाना पड़ेगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट द कुकू COC के डबल COES in the
गार्डन, इस प्रकार से। नेक्स्ट आता है सार्वभौमिक सत्य, आदतन सत्य। उसके बाद में आता है कोई कहावत कही जाए, कोई कहावत कही जाए। जिस प्रकार से हिंदी या अन्य भाषाओं में जो कहावतें होती हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी कहावतें होती हैं। जब कहावत ये क्या है, प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं और समय के अनुसार इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जब समय के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जाता है तो इसमें भी बोलते समय टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर तीसरा होता है कोई कहावत कही जाए, कही जाए। कोष्टक में लिख देते हैं प्रोवर्ब्स। My teacher said to me every day is not Sunday. वैसे तो जब डायरेक्ट अर्थों में लेते हैं इसको कि हर रोज़ रविवार नहीं होता है, एवरी डे इज़ नॉट संडे, परंतु जब इसको कहावत के तौर पर अंग्रेजी में क्या होता है कि हर रोज़ दिवाली नहीं होती है, एवरी डे इज़ नॉट संडे। तो इसको जब कहावत के रूप में होता है तो इसमें क्या होता है, परिवर्तन नहीं किया जाता है टेंस में। माई टीचर का माई टीचर आ जाएगा, सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, टोल्ड मी। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट, और पूरा वाक्य लिख देंगे एवरी डे इज नॉट संडे। इस प्रकार से हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर या मदर said to me a prophet is not honored in his own country. A prophet is not honored in his own country. कि घर का जोगी जोगना आन गाम का सिद्ध बोल देते हैं, या फिर कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इस प्रकार से। तो ऐसी जो कहावतें होती हैं तो उनमें भी क्या होता है, टेंस के साथ कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। माई मदर का माई मदर आ जाएगा, सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, टोल्ड मी का मी आ जाएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट, सीधा उतार देंगे ए प्रोफेट इज नॉट ऑनर्ड in his own country, own country। इस प्रकार से। नेक्स्ट आता है कोई वैज्ञानिक तथ्य दे रखा हो। क्या दे रखा हो, वैज्ञानिक तथ्य या गणितीय गणनाएं। जैसे कि वैज्ञानिक तथ्य चीनी मीठी लगती है, तो ये वैज्ञानिक तथ्यों के अंतर्गत आता है, इसके साथ भी टेंस में परिवर्तन नहीं होता है।
क्यों कि ये क्या है कि जब इसकी बोलते समय के अनुसार स्थान परिवर्तन हो जाता है, तो उस स्थिति के दौरान उसमें टेंस में भी परिवर्तन हो जाता है। आज भी चीनी मीठी लगती है, प्राचीन काल में भी मीठी लगती थी और आगे भी मीठी लगती रहेगी। अगला नंबर डालेंगे वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्य या गणितीय गणनाएं। साइंटिफिक फैक्ट एंड मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन। तो ये क्या होता है कि गणितीय गणना है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये आज भी होते हैं, पहले भी होते थे और आने वाले समय में भी होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज तो 2 और 2 4 हो रहे हैं, आने वाले समय में 2 और 2 5 होने लग जाएं, ऐसा नहीं है। तो इनके साथ समय के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। माय फ्रेंड said to me sugar tastes sweet। चीनी मीठी लगती है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वैज्ञानिक तथ्य दे रखा है, तो माय फ्रेंड का माय फ्रेंड आ जाएगा, सैड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, मी का मी आ जाएगा और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लग गया। जब वैज्ञानिक तथ्य दे रखा है तो टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, शुगर का शुगर आ जाएगा, टेस्ट्स स्वीट। इस प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करेंगे वाक्य के अंतर्गत, जैसा है वैसा ही वैसा ही उसको उतार देंगे। अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गणितीय गणनाओं का। रोहित said to me to and to makes 4। 2 और 2 4 होते हैं, 8 टाइम्स 8 मेक्स 64, 8 गुना 8 64 होते हैं। तो ये क्या है कि गणितीय गणनाएं होती हैं। तो रोहित का रोहित हो जाएगा, सैड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, टोल्ड लग जाएगा, मी का मी आ जाएगा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट, टू एंड टू मेक्स 4। इस प्रकार से लिख देंगे इसको। कोई ऐतिहासिक घटनाक्रम दे रखा होता है, नेक्स्ट देखते हैं। कोई ऐतिहासिक घटनाक्रम हो, ऐतिहासिक घटनाक्रम के लिए क्या हो जाता है कि उसमें भी टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता है। 5वां नंबर, ऐतिहासिक घटना। हिस्ट्रिकल इवेंट्स हिस्ट्रिकल इवेंट्स के अंतर्गत क्या हो जाता है, ऐतिहासिक घटनाक्रम में, जैसे कि अकबर भारत का नेपोलियन था,
तो नेपोलियन बोनापार्ट की संज्ञा दी गई है उसको, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, साम्राज्यवादी था। तो इसी प्रकार से अकबर भी अपने समय में क्या है, साम्राज्यवादी नीति चलाने वाला शासक था। तो इस वजह से उसको बोल दिया जाता है कि अकबर वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। आवर हिस्ट्री टीचर said to us, Akbar was the Napoleon of India। अकबर भारत का नेपोलियन था। क्या हो जाएगा, आवर हिस्ट्री टीचर सैड के स्थान पर क्या हो जाएगा, टोल्ड अस दैट अकबर वॉज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट लगाते हैं एग्जाम्पल। मोहित सैड टू मी द महाराणा प्रताप was the mighty ruler of राजस्थान। महाराणा प्रताप राजस्थान के शक्तिशाली शासक थे। क्या हो जाएगा, मोहित का मोहित हो जाएगा, सैड टू के स्थान पर टोल्ड मी का मी आ जाएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लिख देंगे, द महाराणा प्रताप वॉज द माइटी रूलर ऑफ राजस्थान। महाराणा प्रताप राजस्थान के शक्तिशाली शासक थे। बस इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे फिर उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।